नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। महुआ खबर देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है आपके खास कार्यक्रम आपका मुद्दा में। और आज का मुद्दा है किसके लिए वक्फ, और ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वक्फ करने का मतलब होता है कि अल्लाह को दान में दी जाने वाली जमीन या उसके नाम कर देना। लेकिन अब जिस तरह का आरोप लग रहा है तो अब सवाल यही है कि वो दान की गई जमीन क्या अल्लाह के लिए थी या किसी और के लिए? तो राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा अभी शांत नहीं हुआ, लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर बड़े पैमाने में घोटाले के आरोप लगने लगे। जैसे से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड में बड़े पैमाने पर कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो वक्फ संपत्तियों से जुड़ा कथित घोटाला बेहद बड़ा साबित हो सकता है। मौलाना ने समाजवादी पार्टी की पूर्व की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में वक्फ की जमीनों के आवंटन और प्रबंधन में व्यापक अनियमितताएं हुई हैं। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने महुआ खबर से बातचीत भी की, सपा पर निशाना साधा और कहा कि इसमें सबसे अधिक आरोपी समाजवादी पार्टी के लोग हैं और वक्फ की संपत्तियों की सबसे अधिक चोरी 2012 से 17 तक सपा की सरकार में हुई। वहीं दूसरी ओर सपा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सरकार राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए यह सब पैंतरे अपना रही है। अब सवाल यह है कि क्या वक्फ संपत्तियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? क्या लगाए गए आरोपों में तथ्य हैं या ये केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है? क्या जांच में सच सामने आएगा या मामला सियासी बहस का बनकर रह जाएगा? क्या जिन लोगों पर आरोप लगे वे इन आरोपों का जवाब देंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि धार्मिक और सार्वजनिक ट्रस्ट की संपत्तियों के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता लाने की जरूरत है क्या? और आज आपका मुद्दा में इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, उनसे भी तमाम सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि किसने क्या कुछ इस पर कहा है, बयान दिया है। भू माफियाओं से मिलकर के वक्फ की संपत्तियों को बेचा जाने लगा और ये सबसे ज़्यादा ये काम जो उरूज पे हुआ वो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव 1 बार मुख्यमंत्री रहे और इस सभी दौर में आज़म खां अल्पसंख्यक और वक्फ मंत्री रहे। उनके चहीते, आज़म खां के चहीते जुफ़र फारूकी, अमीर आलम, हाफिज़ मोहम्मद उस्मान, फिर दूसरे कार्यकाल में 2 कार्यकाल में जुफ़र फारूकी, ये आज़म खां के चहीते बराबर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने रहे और इनके दौर में खूब करप्शन का उरूज रहा। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये पत्र लिख करके मैंने मांग की है कि पूरे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में वक्फ बोर्ड की द्वारा जो वक्फ की संपत्तियों को बर्बाद किया गया, खुर्द-बुर्द किया गया, भूमाफियों के हाथों बेचा गया, उसकी जांच कराई जाए। अगर सही तरीके से इसकी जांच हो जाती है तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि लोग राम मंदिर की चंदा चोरी भूल जाएंगे। वहाँ लाखों और करोड़ों में चंदे की चोरी हुई है, मगर वक्फ बोर्ड में करोड़ों नहीं अरबों और खरबों की चोरी सामने नजर आएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अयोध्या के प्रकरण से बचने के लिए भाजपा हर तरह के हथकंडे अपना रही है। अब एक मौलाना जी ने वक्फ बोर्ड में समाजवादी पार्टी के समय आजम खान जी की सरकार में रहते हुए एक बड़े घोटाले को लेकर एक आरोप लगाने का काम किया है और उसके लिए योगी जी को पत्र लिखा है। योगी जी को पत्र लिखा है
योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा है, जो योगी आदित्यनाथ जी इतिहास के सबसे बड़े भ्रष्टाचार, जिनकी सरकार में अयोध्या राम मंदिर में सबसे बड़ी डकैती डाली गई, जो भारतीय राजनीति के कालखंड का सबसे काला अध्याय बना, उन्हें पत्र लिख करके जांच की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हैं। सर, एक मीटिंग हुई है कल बरेली में और ये सीधे तौर पे आरोप लगा है कि वक्फ की संपत्तियों पे जो घोटाला हुआ है, राम मंदिर चंदे से बड़ा घोटाला है, वो मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भी दिया गया। क्या कहेंगे इसको लेकर? अगर आंकड़े उठा के आप देखेंगे तो वक्फ की संपत्तियों पे सबसे ज़्यादा अवैध कब्जे ये 2012 से लेकर 17 तक हुए। उस समय समाजवादी पार्टी का जो था कार्यकाल था, सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने करवाए और उन संपत्तियों का इस्तेमाल अपने निजी स्वार्थ के लिए किया, अपने बेटरमेंट के लिए किया, समाज के लिए नहीं किया। तो जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी थे, जो मान रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियों पे जो घोटाला हुआ 12 से लेकर 17 के बीच में हुआ और लगातार सरकार जांच कर रही है। सहयोगी अभिषेक चौधरी के साथ दीपक श्रीवास्तव, महुआ खबर, लखनऊ। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, जुड़ गए हैं। तौकीर आलम, प्रवक्ता कांग्रेस। हाजी अयूब अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। और दीपक श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ है उत्तर प्रदेश के। आप सभी का स्वागत है महुआ खबर पर। सबसे पहले सवाल कपीश साहब आपसे, क्योंकि आपकी सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है और आरोप लगाने वाले भी मुस्लिम समाज से हैं और वो कह रहे हैं कि अरबों खरबों का घोटाला हुआ है वक्फ की जमीन में और सारा घोटाला समाजवादी पार्टी की सरकार में, चाहे सीएम मुलायम सिंह यादव रहे हो या फिर अखिलेश यादव रहे हो। देखिए, हकीकत इस बात की है कि मौलाना साहब को ये सारी चीजें जब समाजवादी पार्टी की सरकार गए 10 साल हो गए, तब अचानक क्यों याद आया? और जो मौलाना साहब इसको लगा रहे हैं इस आरोप को, क्या उन्होंने आप जैसे जो शानदार मीडिया के लोग हैं उन्होंने कोई सबूत ऐसा दिया है क्या? कोई ऐसा पेपर? और मैं सबसे पहली बात तो ये कहता हूं कि उनको यही नहीं मालूम है कि वक्फ एक्ट से प्रॉपर्टीज गवर्न होती हैं, वक्फ बोर्ड के अंदर गवर्न होती हैं। और सबसे पहली चीज ये है कि उसमें किसी भी सरकार का कोई हाथ नहीं होता। मैं आज आपको एक बात कह रहा हूं, लेकिन नहीं, वो तो गिनवा रहे हैं ना कि आजम खान जब सरकार आपकी रही तो वही अल्पसंख्यक और हज विभाग के मंत्री रहे, उनके चहेते, और आपकी सरकार में जो चहेते लोग थे उनको चेयरमैन बनाया गया वक्फ बोर्ड का। नहीं तो उन्होंने किस तरीके से अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, असम्यक असर से वो कैसे प्रेरित किए, किन जगहों पे घोटाले हुए, किस बात के घोटाले हुए, कोई एक तथ्य आपके सामने पेश है कि केवल मुंह से कह दिया? अरे साहब, जहां सीसीटीवी का फुटेज है, जहां 5 तारीख को दिखाई दे रहा है कि 80 लाख रुपए बरामद करा रहे हैं चंपत राय, जहां आपने देखा कि पुलिस वाले साथ में खड़े हैं, बिना किसी एफआईआर के वो बरामदगी हो रही है, और फिर 8 तारीख को वो कहते हैं कि साहब कोई उल्लेखनीय चीज प्रकाश में नहीं आई। और एसआईटी का गठन होने के बाद ना तो एसआईटी के उससे, और जो प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करवाई उस श्री राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा, उसमें तो कोई आरोपी नहीं है, जबकि वहां तो सीसीटीवी फुटेज है कि वो चोरी को छुपा रहे हैं, वो साक्ष्य को मिटा रहे हैं। उन्होंने 8 महीने पुराने सीसीटीवी फुटेज को हटा दिया। जो सारे निर्णय स्वयं ले रहे हैं, वहां तो कहीं कुछ हो ही नहीं रहा था। और हम एक बात और भी कह रहे हैं, हाँ, कि जितने सुने, कम से कम योगी जी को एक काम करना चाहिए। जैसे आपने एसआईटी का गठन इसमें किया था, वैसे ही एक एसआईटी का गठन और कर दीजिए, और उसमें जो अध्यक्ष हो वो 419 467 का मूल्य जरूर होना चाहिए। एक जांच करा लीजिए, ठीक, क्योंकि इतनी निष्पक्ष जांच राम मंदिर पे चल रही है, उतनी ही निष्पक्ष जांच कम से कम वो प्रशासनिक अधिकारी ऐसा होना चाहिए जो छल कपट धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेज तैयार करने का जिस पर आरोप हो, जिस पर विचारण चल रहा हो।
और ऐसे मौलाना साहब से भी मैं कहूंगा कि मौलाना साहब, अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, आपकी सरकार है, क्योंकि आप उसी पार्टी से आते हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार है तो आप ये योगी जी को पत्र क्यों लिख रहे हैं? अरे इतना बड़ा घोटाला हो गया और अभी तक प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित नहीं है, क्यों नहीं है साहब? प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करवाइए, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट तो दीजिए संबंधित थाने को, जहां ठीक है, आपको ठीक है, लगता कपीश जी, है कपीश कि जी, घोटाला लौटूंगा किया आपके गया है तो वहां दीजिए। ठीक है कपीश जी, लौटूंगा आपके पास में। तौकीर साहब कैसे देख रहे हैं जी? क्योंकि आरोप बड़े हैं, गंभीर हैं, और उस समय पर केंद्र में आपकी सरकार भी रही। जी। नहीं, एक बात हम ये कहना चाहते हैं, ठीक है केंद्र में हमारी सरकार थी, बहुत सालों तक हमारी सरकार थी, 14 से लेकर के 26 तक जो है 12 साल का वक्त गुजर गया। इस 12 साल में क्या हो रहा था? 12 साल के अंदर जो है इतने बड़े बड़े जो घोटाले हुए हैं, तो ये सरकार ने क्यों नहीं संज्ञान में लिया? इनको तो लेना चाहिए था संज्ञान में जो है। अब रहा मसला जो है मंदिर में चंदा चोरी का मसला जो था, ये तो बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी बात है, और इस पर तो उन जो है लोगों के आस्था पर कुठाराघात किया गया है, जो हिंदुस्तान के कोने कोने से जो है चलकर और लोग रामलला भगवान श्री राम के उसके लिए जो उन्होंने पैसा दिया, जो आस्था जो उनकी थी, कहाँ कहाँ से लोग चल करके आए बेचारे जो हैं, और आज उनके ऊपर इतना बड़ा हुआ, तो सरकार सुन लीजिए, सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। दूसरी बात और है, अगर चंपत राय जी इसमें लिप्त नहीं हैं तो इस्तीफा क्यों दिया? और अगर हैं तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? देखिए मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं। नहीं तौकीर साहब, राम मंदिर पर बात नहीं हो रही है, वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रही है। जो आरोप लगाया उस पर आप क्या कहना चाहते हैं वो बताइए आप। मैं उसी पे आ रहा है, वक्फ बोर्ड पे है, जितनी संस्थाएं हैं जितनी भी हैं, चाहे वो जो है वक्फ बोर्ड का मसला हो, चाहे किसी दरगाह का मसला हो, चाहे जो किसी मंदिर का हो, सारी चीजों की ये जांच होनी चाहिए, स्पष्ट उसकी जांच होनी चाहिए, और जो दोषी उनको जेल भेजना चाहिए, सीधा सीधा काम ये करना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा मामला, बहुत बड़ा ये मामला, जो आस्था की चोरी की गई, चोरी तो इस देश के अंदर जो सरकार के अंदर हो ही रही है, लेकिन सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया, उसको लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हाजी अयूब अंसारी साहब, देखिए वो तो सीधा कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ भी मामला दिख रहा है तो एसआईटी गठित कर दीजिए, करवा लीजिए जांच, जैसे राम मंदिर की कराई, और साथ में आपको एक तंज भी मार देखिए राम मंदिर के मामले पे, राम मंदिर के मामले पे पहले एफआईआर होता है, फिर एसआईटी का, या फिर उसके बाद जांच एजेंसियां बैठे। यहाँ तो पहले जो है एफआईआर हुआ ही नहीं और जांच शुरू हो गई, तो जब एफआईआर ही नहीं हुआ, जांच किस चीज की शुरू हो गई थी भाई? पहले एफआईआर, ये भी तो बड़ी चीज है। एसआईटी का गठन हुआ, पहले समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया, एसआईटी का गठन हुआ, और उसके बाद फिर एफआईआर हुई। नहीं, हम उस मुद्दे पर, हम इस मुद्दे पर मैं खुद कह रहा हूं उस मुद्दे पर नहीं जाना, इसी मुद्दे पर रहना। जो सीधा काम है वो काम होना चाहिए था। बिल्कुल, जो भी लोग जो हैं, मेरी बात सुन लीजिए, जो लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, जो तमाम वक्त से जो रिलेटेड हैं, तमाम चीजें हैं, मंदिर का मुद्दा हो, मस्जिद का मुद्दा हो, किसी भी चीज का मुद्दा, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। तौकीर साहब, ये बात आप पहले भी बोल चुके हैं कि बात को 2 बार बोल देने से बात नहीं बदलेगी, समय खराब होता है उससे। आयुब साहब, सरकार आपकी क्यों नहीं गठन करवा देती है एसआईटी का? अब मैं बता रहा हूं आपको, पेन ले लें और कागज में नोट कर लें, दोनों लोग। तौकीर साहब हैं, यहीं के गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। वक्फ एक्ट 1995 की जो धारा थी, उसमें जो है ये प्रावधान तत्काल एफआईआर का नहीं है। मोदी जी और योगी जी का जो नया कानून वक्फ एक्ट 2025 आया है, उसमें भी ये प्रावधान नहीं है कि तत्काल एफआईआर हो। अब रही बात सबूत की, तो आप यही गोरख से ले लीजिए, वक्फ नंबर 1377, उस पर अच्छे लोग दफन हैं, वली लोग दफन हैं, उसमें तुर्कमानपुर में यह है, और वहां पर निर्माण हो रहा है, और दफा की कार्रवाई के बिना कोई, दफा 54 की कार्रवाई आज बरसों से लंबित है। वक्फ संख्या 1434 हासूपुर, वहां पर भी अवैध कब्जेदार ये समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया है, कोई भी एक भी हिंदू युवा वाहिनी और भाजपा ने किया है। अब आ जाइए आप 1426
कब्रिस्तान है, कब्रिस्तानों पर अवैध कब्जा है, किसी की हिम्मत नहीं है। 1329 वक्त नंबर जो है आपका हावड़ बांध पे, आप हावड़ बांध से सुभान सही चले जाइए तो अभी 1329 जो है आस्थाना चिरागली सा बाकायदे बोर्ड लगा है, वक्त संपत्ति खरीदने वाला मुसलमान, बेचने वाला मुसलमान, और उसको बेच के बाकायदे बोर्ड लगा है, ये जमीन बिकाऊ है। मैं खुद इस मुद्दे को उठाया हूं 1426 में अवैध कब्जेदारों के खिलाफ, मेरे ऊपर 3 बार हमले हो चुके हैं। ये बताइए कि अब ये जो है कब्जा करने वाले समाजवादी, मैं 2017 से जब मेरी सरकार आई, इसके पहले समाजवादी पार्टी के लोग थाने में बैठकर एप्लीकेशन देने वालों को भगा देते थे, तो मुतवल्ली नहीं, कई मुतवल्ली बेचारे पड़े रह गए। सुभान शहीद अवैध कब्जेदार का आपका आगे बाले मैदान का, उस बाले सुन लीजिए सर, बाले मैदान पर इतनी मुकदमेबाजी 3 जिले के समाजवादी पार्टी के लोग मुकदमा किए हैं। 3 बैग भर के लोग जाते हैं एप्लीकेशन में। वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में चले जाइए, वादी मुसलमान प्रतिवादी मुसलमान, और होता क्या है तारीख पर तारीख। अब एक उम्मीद जगी है वक्फ एक्ट 2025 का, धैर्य रखिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और आप लोग मंदिर मुद्दे पर क्यों भटकाते हैं? इस अवैध पर जहां जहां मुर्दे भी सुरक्षित नहीं है उन जगहों पर यह लोग अवैध कब्जेदार हैं और सबूत मांग रहे हैं। वक्फ एक्ट में तत्काल FIR का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है आयुब साहब। दीपक जी, कैसे देखा जाए इस मुद्दे को कि क्या नया मुद्दा खोज कर लाया गया राम मंदिर के मुद्दे को काटने के लिए? 2027 का रण अब मंदिर और वक्फ की जमीन पर ही सजेगा क्या? देखिए, मुद्दा खोज कर नहीं बल्कि अगर कहें तो खोद कर लाया गया है राणा जी, तो ठीक होगा, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर के सरकार ने 2019 में ही CBI जांच की सिफारिश कर दी थी, योगी आदित्यनाथ जब यूपी के CM बने थे, उसके बाद से लगातार इस पे जांच हुई, लगातार इस पे कार्रवाई हुई। जमीनों को, जैसा कि सरकार भी कहती है कि तमाम जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। 2019 में इसके लिए जो दोषी थे उनके खिलाफ CBI जांच की भी सिफारिश की गई और मामला अभी भी कागजों में चल रहा है। 2022 में सरकार ने 1989 के उस फैसले को भी रद्द कर दिया गया, जिसमें ये था कि अगर वक्फ की जमीन कहीं कोई बंजर है, ऊसर है, कोई जमीन है, तो पहले वक्फ बोर्ड उस जमीन को अपने कब्जे में ले लेता था। सरकार ने अब इस पे भी रोक लगा दी। तो अब 2026 में जब ये पूरा मामला अगर कहें तो एक तरीके से शांत था, फिर इस मामले को उठाने का, इस मामले को लाने का जो औचित्य है, और वो भी तब जब राम मंदिर का मुद्दा इसमें पूरी तरह से गर्म है, चंदा चोरी के आरोप में बीजेपी के तमाम लोग फंसे हैं। तो ऐसे में वक्फ बोर्ड को अगर ये कहा जाए कि राम मंदिर चंदे से भी बड़ी चोरी है, तो उससे तुलना करके ये जाहिर तौर पे ये बताया जा रहा है कि हम मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। मुद्दा बड़ा है, निश्चित रूप से है, और लगातार 2012 से लेकर के 17 जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इनके नेताओं के ऊपर, इनके मंत्रियों के ऊपर लगातार आरोप लगे कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे अवैध कब्जा किया, औने पौने दामों में बेच दिया, जहां पे जिसको जो लगा उसको उसने वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अपना संपत्ति मान करके उस पर अपने कॉलेज बनवा लिए, घर बनवा लिए, दुकान बना ली, और पूरी तरह से बंदरबाट हुआ। लेकिन अब सरकार, योगी सरकार बने हुए 9 साल हो गए, 9 सालों में सरकार ने क्या कार्रवाई की, ये भी एक बड़ा सवाल है ना, क्योंकि अब 9 साल बाद फिर अब जांच की बात कर रहे हो, 9 साल बाद फिर आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो ये मनसा पे भी सवाल उठाता। 5 साल सपा की सरकार रही, 9 साल आपकी सरकार हो गई, तो आप अभी भी अगर 12 से 17 के उन तमाम वक्फ बोर्ड के जो तमाम भ्रष्टाचार की बात जो आप कर रहे हैं उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं कर पाए, तो ये सरकार के काम पे भी तो सवाल उठाता है। और वो भी तब जब 27 का इलेक्शन नजदीक है। निश्चित रूप से राम मंदिर के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इस मुद्दे को यहाँ पे लाया गया है, जांच की बात की जा रही है। हालांकि सरकार इस मुद्दे को लेकर के ये भी जो दानिश आजाद अंसारी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उनसे जब हमने आज बात की, उनका कहना है कि यूपी में कई जगहों पे हमने कब्जा मुक्त कराए हैं और लगातार अभियान भी जारी है। अगर किसी ने CM को पत्र लिखा तो फिर से जांच कराई जाएगी, लेकिन जांच कब तक होती रहेगी उत्तर प्रदेश में, और कब तक इस तरह के जो आरोपी हैं वो निकलते रहेंगे? क्योंकि अभी तक की जो जांच में तमाम लोग चिन्हित किए गए, तमाम लोगों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन क्या 9 साल में अभी भी लोग चिन्हित नहीं कर पाए? तो इस सरकार की मंशा पे भी और उनके काम पे भी सवाल उठाते हैं राणा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कपीस साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले वो कहिए, फिर सवाल पर आऊंगा। देखिए, स्टेफन, इस बात की है कि देखिए भाजपा के हमारे जो मित्र बैठे हुए हैं वो इस बात को कह नहीं पा रहे हैं कि आप 9 साल तक क्या आपकी सरकार सो रही थी और आप भी सो रहे थे?
आप तो बता रहे हैं कि गोरखपुर में आपने कहाँ कहाँ युद्ध छेड़ रखा था फर्जी वक्त के द्वारा जो भी घपले हुए हैं। तो आप हमें ये बता दो कि आपने जहां जहां छेड़ रखा था उससे कुछ आपको लाभ 9 वर्षों में हुआ कि नहीं हुआ? पिछले 9 वर्षों में आपने क्या किया? आप तो भाजपा के लीडर हैं। या सिर्फ इसलिए कि हमको सपा को बदनाम करना? वक्फ का मतलब सपा, वक्फ का मतलब सपा नहीं, ना राम मंदिर का मतलब सपा। समाजवादी पार्टी अपने सरकार में किए गए कामों के लिए जानती है, उन कामों में अगर कोई भ्रष्टाचार हो तो निकालिएगा। जनता खूब समझदार है। और सबसे बड़ी बात ये, जिस वक्फ एक्ट की बात कर रहे हैं, इनको शायद यही नहीं पता है कि जो क्राइम होता है वो किसी भी वक्फ में या न्यास में बंध नहीं सकता है, वो स्टेट के विरुद्ध होता है। शायद इनको इल्म नहीं इस बात का। मैं तो क्योंकि 24 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं और अधिवक्ता हूं, तो रोज इन्हीं चीजों से दो चार होता हूं। अरे अगर आपने कोई आपराधिक कृत्य किया है जिसमें एक्टस रिया और मेंसरिया दोनों आपको साबित हो रहा हो कि आपने क्राइम किया, कंप्लायंस हो रहा है, तो आप किसी के भी विरुद्ध जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ संसद के अंदर की गई कार्रवाइयों के लिए कोई सेक्शन आपराधिक नहीं लग सकता है, क्योंकि वहां संसद का विशेषाधिकार। लेकिन किसी एक्ट के माध्यम से वक्फ कमेटी या न्यास 1882 की जो न्यास की अधिनियम है उसमें भी कहीं नहीं। तो ये जबरन झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, डबल इंजन क्या ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है और आप हम पर इल्जाम लगा रहे हो। आपकी सरकार है वो, आप इल्जाम लगा रहे हो। ये कितनी गलत बात है। अरे 9 साल हो गया आप सत्ता पक्ष में हो और हम विपक्ष में बैठे हैं, अब तक आपने जेल क्यों नहीं भेजा? ताज्जुब इस बात का, ताज्जुब इस बात का है कि आप जो है पत्र किसको लिख रहे हैं? आप अपने मुख्यमंत्री को, आप ही की पार्टी के मुख्यमंत्री जो सो रहे थे, जो वक्त पे चोरियां होती रही, वक्त के अंदर जो है जमीनों के घोटाले होते रहे और आप जो है खोदते रहे, उसके बाद भी योगी जी सोते रहे, और वो भी आप भी गोरखपुर के और वो योगी जी भी गोरखपुर के। ये शपथ समझ में नहीं आ रहा। कपीश जी, इतना भी आप इधर उधर डायल्यूट कीजिए मुद्दा, ये मुद्दा डायल्यूट नहीं होने वाला है। राम मंदिर हिंदुओं की आस्था को लूटने का काम किया गया है, और राम मंदिर के अंदर सिर्फ चोरी नहीं हुई है, कपीश जी, चोरी नहीं हुई है। कपीश जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। अब देखिए, सवाल अब ये है, क्योंकि मैं तो पहले दिन से, महुआ खबर पहले दिन से स्टैंड लेकर खड़ा है राम मंदिर दान चोरी वाले मामले को लेकर। जैसे ही आपके मुखिया ने आरोप लगाया था उसी दिन हमने चर्चा की थी उस मुद्दे पर। जब आपने आरोप लगाया तब बीजेपी की तरफ से भी यही आया कि सबूत क्या है, कह देने भर से मान ले क्या? अब यही बात आप भी कह रहे हैं कि सिर्फ कह देने भर से मान ले क्या, सबूत क्या है? दोनों अंतर है, दोनों में अंतर था। हाँ, दोनों में ही अंतर था। और आप एक चीज देखिए, पहले से ही फुटेज रिलीज हुए थे चोरी के, और समाजवादी पार्टी के तक आए थे। बिना आए तो कुछ हुआ नहीं है। नहीं, लेकिन कोई फोटो, कोई तस्वीर का जिक्र आपने कहां किया था? नहीं, बिल्कुल अखिलेश यादव जी ने सिर्फ एक एक्स पर पोस्ट किया था। जो नहीं, वो कहने वाली बात है, पोस्ट किया था जहां हम लोगों को तर्क देना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कौन कर रहा था, उसमें तो साफ था ना। आपने देखा होगा कि महिपाल सिंह ने, जो कि उसी में लेखा अधिकारी थे, उनके फुटेज आपके आरोप लगाने के बाद उनका बयान आया महिपाल जी का। नहीं, उससे पहले अभिषेक उपाध्याय ने इनका इंटरव्यू कर लिया था। और मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि अगर किसी चैनल ने इस चोरी को खोला है तो वो अभिषेक उपाध्याय की चैनल ने। किसी दूसरे चैनल का नाम मत लीजिएगा। मैं क्यों नहीं लेंगे? इतना तो आप भी समझते हैं ना। तो हम उसका जवाब, मैं आज भी कह रहा हूं कि इन्होंने वक्फ का मामला इतना उठाया है ना, इतना उठा लिया। इन्होंने अपने ही सरकार को लेटर लिख दिया, 9 साल पहले ये कर सकते थे, ये क्यों नहीं किए? और दूसरी बात, इनको रोका कौन है? अभी आप FIR लिखाओ ना, वो तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में संज्ञेय अगर अपराध है तो मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए। और ये भी है कि अगर कोई फर्जी मुकदमा दर्ज करा रहा है तो उसके विरुद्ध भी एक FIR दर्ज हो जाती है। तो इसमें कहीं तो रहा नहीं। अगर कोई कंप्लेनेंट है इस बात का, आपके पास कोई वादी है, वो प्रथम सूचना रिपोर्ट लेकर के जाए, सरकार अंकित करे, हम कहां रोक रहे हैं? बकायदा आप पहले FIR दर्ज कीजिए, उसके बाद SIT का गठन कीजिए, क्योंकि जो SIT होती है उसके अंदर कोई विधिक पावर नहीं है। कपीश जी, एक और सवाल अब ये कि आखिर क्या जिन लोगों पर आरोप लगाए गए, क्या वो लोग आएंगे सामने सफाई देने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, जवाब देने के लिए?
ने किस मामले में? इसी मामले में वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर जिन जिन के नाम उन्होंने गिनाए, आजम खान के साथ फारूकी साहब का नाम गिनाया और दो तीन लोगों का नाम गिनाया, क्या वो लोग सामने आएंगे? नहीं, सामने नहीं आएंगे, उनका विधिक राइट है। ये एफआईआर दर्ज कराएं, वो जांच में सहयोग करेंगे। और आजम खान साहब के जो यूनिवर्सिटी थी उसको लेकर के तो एफआईआर दर्ज है। अरे उसमें साहब बकरी चोरी, भैंस चोरी, फर्नीचर चोरी, किताब चोरी, ये सब है। आपको पता है ना, ये सब है। और अभी आपको ये भी प्रकरण मालूम होगा कि गोरखपुर में एक पोस्टर लगा था, उसमें हमारे एक नेता जो है वो गिरफ्तार करके भेजे गए थे, अदालत ने झाड़ भी लगाई और सुबह सुबह आज रिहा कर दिया। ये भी मालूम होगा। ठीक है, तो आप सोचो कि कितनी तानाशाह वाली सरकार चल रही है। जो कि भगवान राम को नहीं छोड़ा, वो किसी को छोड़ेगा? जिस भगवान राम के नाम से वो सत्ता में आए, सत्ता में लाने वाला भगवान राम का नाम है उन्हें, और उन्होंने उन्हीं को लूट लिया। और योगी जी 20 बार जाते थे, चोरी देखते थे कैसे हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं पता थी तो ये भी बड़ी दुखद स्थिति है। 0% टॉलरेंस की नीति रखने वाले योगी जी को उन्हीं के नीचे चोरी हो रही है पता ही नहीं है, दीपक तले अंधेरा। तो ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तौकीर साहब जी, आप तो खैर सहयोगी दल है ही, गठबंधन में आप हैं समाजवादी पार्टी के साथ, तो क्या आप कहेंगे कि उन लोगों को भी सामने आना चाहिए जिन जिन का नाम लिया गया है, या आप भी इंतजार करेंगे कि पहले एसआईटी का गठन हो, जांच हो, एफआईआर हो? मतलब क्या स्टैंड होगा कांग्रेस का इस पूरे मामले पर? जो देखिए, जो सिस्टम है, जो तरीका है, वो होना चाहिए। और ये बात सही है कि वक्फ बोर्ड पे आपने मुद्दा उठाया। वक्फ बोर्ड को बहुत अच्छी बात कि इसको खोद के निकाला गया है। और देखिए, इससे कोई ज्यादा हल होने वाला नहीं मसला है। जहां मंदिर में के अंदर आस्था रखने वाले जो लोग, जितना बड़ी चोरी मंदिर के अंदर हुई, भगवान से उस जो है मंदिर में चोरी हुई, उस इतनी बड़ी चोरी जिसको जो है आम जनता जो हृदय से भगवान श्री राम को आस्था के तरीके से जो उसको पूछती रही, ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा, ये बहुत बड़ा होगा। ये कहीं माफ करने लायक नहीं है ये चीज है। अब उसको जो है आप जो है उसके ऊपर जो है ढकने के लिए अब आप वक्फ बोर्ड का निकाल दीजिए। ठीक है, वक्फ बोर्ड का आपने उठाया। मैं तो ये सीधे सीधे कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से वजूदों में है, 12 साल हो गया, क्यों नहीं जो है उसके ऊपर जो है उन्होंने जांच की? क्यों नहीं जो है? अब देखिए, बद्रीनाथ का भी मामला अगर कहिए तो देख लीजिए, हजारों करोड़ रुपए की चोरी हुई, जबकि उनके ही प्रेसिडेंट ने उसको वो किया जो है। तो ऐसे देखा जाए तमाम चीजें हैं। अभी हमारे काबिल दोस्त ने बताया कैलेंडर के मुद्दे पर जो है, अभी 2 दिन पहले जो है एक मामला ये कोतवाली का था, वो शुक्ला जी थे, उनको गिरफ्तार किया गया। उसमें कुछ लोग थे जो है वहां पर, पूरी कोतवाली के अंदर पूरी भीड़ थी, उनको रिहाई हुई। लेकिन उसके ठीक उलट एक पोस्टर आज गोरखपुर में और रिलीज किया गया है। बिल्कुल, एक पोस्टर और रिलीज किया गया है, उसमें मुलायम सिंह का ये कि जितने जो है कार सेवक को रहेंगे उनको हम गोली मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आखिर ये क्या है? हम इससे परहेज करना चाहिए। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, इसे बताने की जरूरत है। ये क्या हो रहा है इस प्रदेश के अंदर जो है, देश के अंदर कौन जारी जो है, बहुत शर्म की बात है। ठीक है, ठीक है। साथ ही हमारे साथ मौलाना शाहबुद्दीन भी जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु है। स्वागत है आपका भी शाहबुद्दीन जी। शाहबुद्दीन जी, जो आरोप आपने लगाए हैं उसको लेकर ये कहना है कि आपने सिर्फ बात कह दी है, सबूत कहां रखा आपने? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आरोप किसी ऊपर नहीं लगाया है। मैंने जो कुछ कहा है यह हकीकत है और सच्चाई है। और जब गहराई के साथ में अगर कोई जाना चाहे, देखना चाहे, तो बिल्कुल आईने की तरह वो तमाम चीजें दिखेंगी। और चूंकि हमारे बुजुर्गों के वक्त के साथ में ज्यादती हुई, बर्बादी हुई, तो इस वजह से हम, मैं ही नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमान जो है वो तकलीफ में हैं, एहसास कर रहे हैं। विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने वक्त की जमीनों पे कब्जा कर रखा है, जिनको तकलीफ है कि कहीं हुकूमत ने जांच शुरू कर दी तो वो जमीन जो वक्फ की है, जिस पर ताजमहल तामीर कर रखा है, शॉपिंग कम्प्लेक्स बना रखा है, शादी हाल बना रखे हैं, ये तमाम चीजें खिसक जाएंगी और उनके हाथ से निकल जाएंगी। जो महाना उनके पास में, उनके पॉकेट में। जी
शाहबुद्दीन जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उनका ये कहना है कि अब 2026 में कैसे याद आया? अगर मामला इतना पुराना है तो अब कैसे याद आया? 10 साल बाद, 9 साल बाद याद क्यों आया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बराबर तक कम से कम 7-8 साल से इस बात को मैं कहता रहा हूं, बराबर लिखता रहा हूं। आर्टिकल मैंने लिखे हैं, मज़ामीन लिखे हैं, अखबारों में मुरासले छपे हैं, और मैंने हुकूमत के अहलकारों को भी मैंने भेजा है। और जब तो क्या कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई आपके किसी भी आर्टिकल पर, या जितनी भी अपील शिकायतें आपने की? हाँ, मेरे लिखे हुए नहीं, अभी तक जितने पत्र लिखे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात को अपनी सभाओं में बोल रहे हैं, इसलिए मैंने जो है उनको पत्र लिखा कि शायद कोई कार्रवाई हो जाए। चूंकि राम मंदिर की चर्चा बहुत चल रही है, वहां पे तो सिर्फ लाखों और करोड़ों में हुआ है, और जो वक्फ की जमीनों का करोड़ों नहीं बल्कि अरबों में चोरी हुई है, अरबों में बर्बादी हुई है, जी से हमें कुछ चर्चा नहीं है। इसलिए मैंने खत लिख करके लोगों को बताया कि शायद मुख्यमंत्री जी की समझ में आ जाए, हुकूमत की समझ में आ जाए, और यह आदेश पारित कर दे कि साहब जांच होगी वक्फ बोर्ड की, और सारी बर्बादी की जो दास्तान है, ये बर्बादी की दास्तान सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोगों ने अंजाम दी है। ठीक है शाहबुद्दीन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ कपीश जी जवाब दीजिए। शाहबुद्दीन जी, इसका इल्म आपको कब हुआ? बहुत आपको पहले। इसका इल्म कब हुआ कि वक्फ के अंदर? हाँ, कब? लगभग वर्ष बता दें। बहुत पहले। आपके जन्म से हो गया था क्या? नहीं, मेरे जन्म से पहले। आपके बाप पैदा नहीं हुए थे, आपके बाप से पहले जो है हमारे जो है वो इल्म हो गया था। मैं तो क्या आप ऊपर थे कि नीचे थे? जहां इल्म आप ले जैसा रहे आप थे, ऊपर से ऊपर से ले रहे थे कि नीचे से? नहीं तो उस समय तुम भी जैसा कर रहे थे वैसे हम भी कर रहे थे। तुम भी घोटाला कर रहे थे, तो हमारे सपा के लोग भी घोटाला कर रहे थे। अरे भाई सुनो, जैसे तुम घोटाला कर रहे थे वैसे समाजवादी पार्टी के जो मुसलमान है वो भी घोटाला कर रहे थे। सुनो, पहले मेरी बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इल्म कब हुआ? वर्ष बताओ, तुम्हें कब से इल्म हुआ? जब तुम्हें इल्म हुआ था तभी हमें इल्म हो गया था। कि कब आपने शुरुआत की, कब आपको लगा कि घोटाला हो रहा है, यही जानना चाह रहे हैं कपीश जी। अरे जब इस आदमी को इल्म हुआ था तभी हमें इल्म हुआ था। अब देखो, ये तो बदतमीज है, ये मौलाना कहाँ है? हमें ये तो शब्दों की मर्यादा रखेंगे, शब्दों की मर्यादा रखेंगे, शब्दों की मर्यादा रखेंगे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा शाहबुद्दीन जी और कपीश जी, प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, प्लीज प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइए दोनों को, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा प्लीज कपीश जी। देखिए जो आपको बात पूछनी है, जो बात आपको रखनी है, आप शब्दों की मर्यादा के तहत रखेंगे। मैंने सिर्फ इससे ये पूछा था कि आपको इल्म कब हुआ? जो सवाल है उसका सवाल जवाब दीजिए। कौन सा वर्ष था, किस तारीख को हुआ था इल्म, ये बता नहीं रहे, ऊपर से ये जो है अमर्यादित बातें कर रहे हैं। मैं एडवोकेट हूँ, इसको खींच दूंगा न्यायालय में, दौड़ता हुआ थक जाएगा ये। अरे कपिल, तू बदतमीज आदमी है, तू ऐसा जानता नहीं है। मैं बदतमीज के साथ बदतमीजी से पेश आता हूँ, शरीफ के साथ शराफत से पेश आता हूँ, और शरीफ आदमी के साथ शराफत से पेश आता हूँ, बदतमीज आदमी के साथ बदतमीजी से पेश आता हूँ। एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। देखिए ऐसे चर्चा नहीं हो सकती, ऐसे बात नहीं हो सकती कपीश जी और मौलाना जी, ऐसे बात नहीं हो सकती। प्लीज एक एक करके बात करें। देखिए बात सार्थक चर्चा करनी है, हमें सार्थक चर्चा करनी है, ऐसे नहीं हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती। प्लीज अरे सुअर बताओ ना। नहीं कपीश जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कपीश जी, प्लीज। जमीनों की चोरी की है, ये देखो से मैंने सिर्फ ये पूछा कि तुम्हें कब इल्म हुआ? ये बदतमीज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। कपीश जी एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। शाहबुद्दीन जी एक एक करके बात करेंगे, प्लीज कपीश जी एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। शाहबुद्दीन जी
नहीं नहीं, आप एक बात ये बताओ, मैंने तो एक बार सिर्फ जरा इतना फिर ही से पूछा था कांटेक्ट ना कि कीजिएगा आपको कि कब शहाबुद्दीन इल्म जी हुआ? से बात हो सके। हाँ, जरा फिर से कांटेक्ट कीजिएगा कि उनसे बात हो सके, क्योंकि देखिए इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। बात हमें सार्थक चर्चा करनी है तो उसी तरह से देखिए शब्दों राणा की भाई, मर्यादा को ना, रखते ना। हुए उस लहजे में बात के करें। भाई, के भाई सुन लीजिए, मैंने सिर्फ इनसे यही पूछा था कि आपको इस घटना की कब इल्म हुई, वो तारीख हमें बता दीजिए। हमने तो सिर्फ यही पूछा था, लेकिन ये बदतमीजी पर आ गए। तो हमने यही पूछ लिया क्या पैदाइश के बाद हुई थी, तो ये हमारे बाप पर आ गए। नहीं देखिए, मैंने दोनों को टोका, जब जिसने शब्दों की मर्यादा तोड़ी मैंने तब उसको टोका। ठीक है कपिल जी, ठीक है। मैं एक वकील हूं और मुझे ये नहीं, सुनिए, मैं एक वकील हूं, मुझे इस बात का पूरा इल्म है कि मुझे क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए। मैंने सिर्फ इनसे ये पूछा कि आपको इल्म कब हुआ, ये बताने से भाग गए कि इनको कब इल्म हुआ। अभी कोशिश कर रहे हैं, फिर से कोशिश कर रहे हैं उनको कांटेक्ट करने की, नहीं, फिर से जोड़ा जाए शहाबुद्दीन जी मैं को। तो सीधी बात कह रहा हूं कि जिस दिन आपको इल्म हुआ, आप जान गए कि अपराध कमिट हुआ है, और जब आप जान गए कि एक अपराध कमिट हुआ है तो आपको प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करानी चाहिए थी। उस समय के सीआरपीसी 154 में क्यों नहीं कराया आपने? मैं तो ये इनसे पूछ रहा हूं। अरे ये एक दर खरीद गुलाम व्यक्ति है और इसके ऊपर मैं मानहानि का केस करूंगा, ये दौड़ेगा, ये दौड़े। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर कोई भी व्यक्ति चोरी कर रहा है तो आप कर सकते हैं, कोई गमन किया गया आप कर सकते हैं, उसका अलग प्रोसीजर है। आजम खान साहब के वह ऊपर स्टेट का अलग प्रोसीजर है। आजम खान साहब के ऊपर किताब चोरी का कैसे हुआ, फर्नीचर चोरी का कैसे हुआ, आजम और खान जमीन साहब का कब्जा वक्फ करने एक्ट का नहीं लगा है, करके कैसे हुआ? उन पर वक्फ एक्ट नहीं लगा है। आयुब साहब से मैं सवाल ले रहा हूं, आयुब साहब से मैं सवाल ले रहा हूं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर कोई क्राइम हुआ है तो कोई एक्ट उसको रोक नहीं सकता है। ठीक है और मैं अभी भी कह रहा हूं, इन्होंने कहा कपिल जी, कि मैं तो लगातार मुख्यमंत्री जी को कहता रहा हूं, मुख्यमंत्री जी तकिया लगा के सो रहे थे और इतना बड़ा अपराध होने दे रहे थे। राम मंदिर भी लूट रहा था, वो भी लूट रहा था। कपिल जी वही सवाल मैं पूछ रहा हूं आयुब जी से, अब मैं वही सवाल पूछ रहा हूं। अब आयुब जी एक बात बताइए ना, अभी देखिए शहाबुद्दीन जी खुद बोल कर गए कि उन्होंने कई बार लेटर लिखे हैं मुख्यमंत्री साहब को, कई बार संज्ञान में बात को लाने की कोशिश की, लेकिन किसी बात का कोई जवाब ही नहीं मिला, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जीरो टॉलरेंस की बात कैसे करती है सरकार? आयुब जी, आयुब साहब आवाज मिल रही है आपको मेरी? एक बार जरा चेक कीजिएगा पीसीआर कि आयुब जी से संपर्क हो सके, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। जी आवाज आ गई सर। जी बोलिए। तो अब बताइए ना, वो तो अभी कहकर गए, देखिए आप ही के सामने महुआ खबर पर उन्होंने बोला कि लगातार मुख्यमंत्री के संज्ञान में वो बात कर रहे थे, लगातार पत्र लिख रहे थे, लेकिन कभी कोई कार्रवाई हुई नहीं। मेरी बात सुनिए जी, मेरी बात सुनिए, वकील साहब आप भी सुनिए। वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों पर जब अवैध कब्जा होता है तो सीधे अगर मैं एप्लीकेशन देता हूं तो कहते हैं आप जो इसमें वक्फ में जाइए, और जो वहां से आता है तो जाता है वक्फ बोर्ड में। से नहीं होता है। आपको किस कानून ने रोका है ये बताइए? आपको किस कानून ने रोका है ये बताइए? आप वकील साहब सुनने की कोशिश करिए, पुलिस तो आप सुनने की कोशिश करिए। एक एक करके बात करेंगे ना, एक एक करके। कपिल जी प्लीज एक बार बात भी आने दीजिए ना, आपके पास भगवान क्या है, एक एक करके बात आने दीजिए। कपिल जी एक एक करके बात करेंगे ना, आने दीजिए ना बात पूरी, फिर आपसे बात करेंगे। आयुब साहब पूरी बात कीजिए, पूरी बात कीजिए। पूछ लीजिए कि कौन सा एक्ट इनको रोकता है चोरी की एफआईआर करने। ये चोरी, अरे वक्फ एक्ट इसमें नहीं लागू है, वक्फ एक्ट इसमें नहीं क्या चोरी लागू होगा। दफा 54 की कार्रवाई होगी। बताइए एक्ट की धारा हम खोल लिए, बताइए वक्फ एक्ट की धारा हम खोल लिए, बताइए वक्फ एक्ट 2025 मैं खोल के बैठा हूँ। मैं भी आप हमें किताब बताएं कि जिसमें ये लिखा हो कि अगर कोई अपराध होगा तो आप जो है एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते हैं। हमें दिखाइए 2025 का मैं यही बता रहा हूँ। पहले सुनने की कोशिश करिए, पहले सुनने की कोशिश कर, बोलने देंगे तब तो बोलेंगे। यहाँ से जब अगर कोई अवैध कब्जेदार, अवैध कब्जेदार क्यों रही है? अगर अवैध, मेरे पास भी 2025 वाली वक्फ एक्ट की किताब है, अगर कोई अवैध कब्जेदार कब्जा करता है, अवैध कब्जा जब साबित होता है तब अपराध होता है।
आप सुनेंगे अवैध नहीं। कब्जे जब साबित कपिल होता है कपिल तब जी, अपराध होता कपिल है। जी, एक एक करके बात करेंगे अवैध ना कब्जे प्लीज। का आरोप लगाते हैं, कपिल जी, अपराध कपिल नहीं जी, है। सुन तो लीजिए ना एक आप बार। कपिल जी एक आप बार सुन सुनिए। तो लीजिए ना। अगर मैं एप्लीकेशन देता हूं कि कपिल जी जो है अवैध कब्जेदार हैं, तो पहले उसकी जांच होती है, वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड जब जांच कर लेगा तो दफा 54 की कार्रवाई उसके ऊपर होती है। दफा 54 कार्रवाई जब जांच, मैं 2017 से लग रहा हूं दफा 54 कार्रवाई पर। और अरे इनको आपका हम जवाब विभाग, दे दे वक्फ रहे हैं। विभाग, हाँ सुनिए, एक साल में एक नोटिस काटता है, तो आज सीओ साहब नहीं, आज ये नहीं है, फिर वो ट्रिब्यूनल में जाता है। ट्रिब्यूनल में लंबित था एक वक्त संपत्तियों का 1.5 लाख रुपया जो है कोर्ट फीस ले, इसलिए इस नाते लोग पीछे हट गए। ये 2025 है, आप छांट लीजिएगा, अगर कहिएगा नंबर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। अब ये नया देखिए, 2025 है, देखिए है एक मेरे बात पास। बताएं, लेकिन एक आप- बात तो बताइए ना आप आयुब मोदी साहब, जी एक बात से- बताइए, क्योंकि अब तो 2025 जी। में बहुत कुछ बदलाव हुए। अब उन हाँ, तो बदलावों शुरू- के हिसाब से अगर देखा जाए तो अब तो आप कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं चीजों को। अब हाँ, जांच भी तो बैठ सुनिए, सकती है। अब सीओ मेरी मुक्त हो बात सुन जाते लीजिए। हैं। अब अगर एक विवादित पॉइंट पर- संपत्ति है तो उस पर वक्फ जो है अपना दावा नहीं ठोक सकता है। हाँ, तो तमाम सुनिए, चीजें बदल गई हैं। अब नहीं तो सुनिए, अब नए वक्त बैठता, सीओ नए आए, अब सीओ साहब ट्रेनिंग भी चले गए। अभी 2 दिन हुआ सीओ साहब के आए हुए, ये फिर से नोटिस जारी कर रहे हैं अवैध कब्जेदारों के खिलाफ है। अवैध कब्जेदारों के खिलाफ फिर से आज मेरी बात हुई है, वो अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध फिर से नोटिस जारी करेंगे, फिर से उनसे सुनेंगे। आयुब साहब, और आयुब साहब उसके एक बात बाद बताइए ना आप, एक बात बताइए ना आप। फिर वही हाँ, बात- कपिल जी आऊंगा आपके पास। एक बात बताइए आप, जो सरकार ने इतना बड़ा हवा खड़ा किया था नए वक्फ बिल को लेकर, कानून बनाने को लेकर, कि इससे ये बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये चीज आसान हो जाएगी, जबरदस्ती कोई किसी संपत्ति पर जो है अवैध कब्जा नहीं कर पाएगा, वक्फ कहीं खुद की जमीन को घोषित नहीं कर पाएगा। अगर अभी भी उन्हीं पचड़ों में, उन्हीं कागजों में, उन्हीं अधिकारियों के चक्कर काटने में लटके रहे तो नए कानून का क्या काम? नहीं नहीं सर, नहीं 6 महीने तक इनको यह मौका मिला था सारे मुतवल्लियों को कि आप उम्मीद पोर्टल पर सही रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए। 5 जून को अभी समाप्त हुआ है, 5 जून को समाप्त हुआ है, प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। आप घबरा क्यों रहे हैं? जेल भी जाएंगे और जुर्माना भी भरेंगे लोग। मैं क्यों घबराऊंगा? घबराएंगे वो जिन्होंने कुछ किया होगा गलत। मेरा काम सवाल पूछना है, डंके की चोट पर पूछूंगा। डंके की चोट आपसे भी, पर कपिल जी से भी, तौकीर साहब से भी, ये और शाहबुद्दीन साहब बोलने से नहीं भी। दे रहे हैं, समाजवादी के लोग ही कब्जा किए हैं। और रही बात अभी तौकीर साहब ने कहा, यही तो भगवान सवाल है श्री कि राम- समाजवादी अगर पार्टी यही के लोगों ने मैं कब्जा कहता- किया और अगर 9 यही साल मैं तक कहता कोई हूं, कुछ नहीं कर पाया। भाजपा के लोगों ने कब्जा कब्जादारी किया है। कब्जा करके मौज पिछले मारते 9 साल से रहे भाजपा के और लोग सरकार कब्जा किए राजनीति बैठे हैं। करती रही। भाजपा एक भी साबित कर दीजिए, एक भी भाजपाई नहीं है, सारे सब सपाई भाजपाई हैं, चोर लाल हैं। टोपी वाले हैं। राम मंदिर सब के अंदर लाल टोपी जितने वाले मिले हैं हैं। सब चोरी किए अरे हैं। बाप की बात राम हो रही मंदिर है, में सारे पचाई चोर के जो दिन- हैं वो भाजपाई निकले हैं। पंचमी ठीक है। के दिन अरे भगवा भाजपाई मत से गाइए, चोर वकील निकले साहब। हैं राम मंदिर के। पंचमी के दिन राम भगवा मत मंदिर के गाइए, सारे वकील चोर पर बात भाजपाई हो रही हैं। है। वक्त अरे संपत्ति जितने में बात हो रही डकैत है, हैं ये मंदिर सब में भाजपा में पहुंच गए हैं। आप नाग- ठीक है, ठीक है, भगवा तौकीर साहब। सारे गाए हैं। बलात्कारी इस समय भाजपा भगवा में होली हैं। में गाया जाता है। ठीक है, ठीक है, भगवा होली तौकीर में साहब। गाया जाता है। भाजपाई इस समय भाजपा एडीआर की रिपोर्ट है 75% भाजपाई जीनियस क्राइम के अंदर है। ठीक है कपिल तो जी, ठीक मेरे है। ऊपर तो ये कभी ठीक है। सिंगल एप्लीकेशन भी नहीं है। मैं 87 से अरे राजनीति कर आपके रहा हूं। आयुब साहब, इसमें आयुब साहब, कौन सी आयुब बड़ी बात है? साहब, आयुब साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तौकीर जी, मैं ये कह रहा हूं तौकीर जी, देखिए। देखिए शाहबुद्दीन साहब तो अभी कहकर चले गए, उन्होंने तो तमाम बातें कह दी। उन्होंने कह दिया कि हम तो पहले कई बार बोल चुके हैं, सरकार को कई बार लिख चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई हो तब ना। अब हमें लगा कि मौका सही था तो हमने फिर उछाल दिया मुद्दा। नहीं, उन्होंने कहा हो सकता है उन्होंने किया हो, लेकिन हुआ क्यों नहीं? सरकार ने संज्ञान में क्यों नहीं लिया? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अभी जिस तरह से बात हो रही है, क्या कोई बात किसी की समझ पा रहा, कोई किसी की बात को सुन पा रहा है? डिबेट के अंदर जो डिबेट है, जिन मुद्दों की बात, उन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये तो जंग का माहौल नहीं ना, ये तो बात अपनी बात कहने की बात है, जो हो रहा। नहीं, जो बात हो रही है उस बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये सारी चीजें जो है उलट चल रही हैं। खुशी इस बात की आपने देखिए, भगवान श्री राम एक का चीज अगर ये बात मैं कहा होता तो मेरे पर फसलों का जो है बौछार लग गया होता अब तक है। लेकिन बहुत खुशी की बात है, कम से कम आपने कहा भगवान श्री राम। अरे भाई, देखिए इसी में रह जाएंगे लोग, इसी में रह जाएंगे। भगवान श्री राम का नाम लेना क्या गुनाह है? उनके मंदिर के अंदर तमाम चीजों पर आस्था रखने वालों का कुठाराघात किया गया, क्या ये गुनाह? ये जो है ये कितना बड़ा गुनाह है? इसको कोई सोच रहा है, कोई समझ रहा है? यही नहीं,
देखिए के अंदर, इस देश के अंदर हर चीज की चोरी हुई है। यहाँ पर जो है अगर आप देखें कायदे से तो यहाँ सरकार की चोरी, यहाँ पे जो है बिजली के मुद्दे पर उसको आप देख लीजिए। आज देखिए बिजली का मुद्दा भी देख लीजिए, आया क्या है, बगैर संज्ञान में लिए हुए सरकार ने बगैर किसी को नोटिस दिए हुए हर आदमी का लोड डबल कर दिया गया, किसी को कुछ बताया भी नहीं गया। ये सरकार पूरी तरीके से जो है क्या कर रही है, इनको तो सोचना चाहिए। हर आदमी अपने आप को साफ बन रहा है, लेकिन सही बात तो ये है कि 75 के 80% लोग जो है इस मसले के अंदर जो है, इस चोरी के मसले पे, इस संदेह चोरी के मसले पे लोग हैं। 80% लोग हैं, भाजपा के लोग इसके अंदर हैं। इसको लेना चाहिए संज्ञान में। अब आप मुद्दे से भटका करके बात आप जो वक्फ बोर्ड पे जाएं, अरे वक्फ बोर्ड की संस्था आज की नहीं, बहुत उस मंदिर मुद्दे पे सरकार काम कर रही है, मंदिर का मामला जांच हो रही है। अब आइए अपने बगल का बताइए, आज तक जो है संपत्ति अरे चंपत राय कब जाएंगे जेल? चंपत राय जेल कब जाएंगे? गोपाल जी कब जाएंगे? ठीक है दीपक जी, ठीक है, एक एक करके, ठीक है दीपक जी, क्या कर रहे हैं तौकीर साहब, आयुब साहब, ठीक है, क्या कर रहे हैं आयुब साहब, ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। दीपक जी, ठीक है, बैठी हुई है, क्यों नहीं तौकीर साहब, तौकीर साहब, ठीक है। दीपक जी देखिए, शाहबुद्दीन जी आए, कोई फैक्ट्स तो वो रख नहीं पाए, लेकिन उल्टी सीधी बातें तमाम तरह की हो गई और फिर बीच में से ही वो डिबेट छोड़कर भी चले गए। उनको कई बार कोशिश की गई संपर्क करने की, लेकिन उन्होंने फोन उठाने की जहमत ही नहीं उठाई। तो क्या इसी से इस बात को समझ लिया जाए? और सरकार की गंभीरता पर भी वो सवाल उठाकर चले गए कि कई बार पत्र लिख दिया लेकिन सरकार ने संज्ञान ही नहीं लिया। और दानिश आजाद साहब कह रहे हैं कि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं इसी मामले पर। क्या करिएगा? देखिए यही टाइमिंग का ही तो खेल है सब कुछ। अपनी पूरी बात रखनी चाहिए थी, वो डिबेट बैठे साबुद्दीन साहब ने उसको मजाक इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें इस तरह के जो चीजें हो रही है उसके खिलाफ कार्रवाई, जांच चाहिए, कार्रवाई चाहिए। लेकिन अब जब कैमरे पे उनको पूछा जा रहा है कि सबूत कहाँ है, क्या क्या चीजें हैं, तो डिटेल वो बता ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ तथ्य है नहीं। देखिए इस मामले में 2019 में जब सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, तो तत्कालीन जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे वसीम रिजवी, उनके खिलाफ जांच हुई थी, चार्जशीट दाखिल हुई थी। आजम खान के खिलाफ भी जांच हुई थी। जौहर यूनिवर्सिटी में वक्फ बोर्ड की तमाम प्रॉपर्टी को हथियाने का आरोप था। उन लोगों के खिलाफ जांच हो चुकी है, कार्रवाइयाँ हो चुकी है। 31,000 से अधिक राणा जी पूरे उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी थी उसका पंजीकरण खत्म किया गया इस सरकार में। तो ये सब चीज़ें तो हो चुकी हैं, लेकिन अगर 9 साल के बाद फिर से वक्फ बोर्ड पे ज़मीनों के कब्जे का जिन्न अगर दोबारा लाया जा रहा है, दोबारा गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, तो ये सब कुछ टाइमिंग का ही लग रहा है कि ये सब क्यों इस समय चीज़ें हो रही हैं, जब इस समय राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के हर कोई जो है सरकार पे और तमाम बीजेपी के लोगों पे सवाल उठा रहा है। तो क्या ये मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है, या फिर वास्तव में इतने लोग वहाँ पे सुधी हैं, इतने लोग वहाँ पे वक्फ बोर्ड को लेकर के चिंतित हैं कि वो इस समय सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी अभी तक वक्फ बोर्ड पे हथियार रखी है सपा के लोगों ने, वो उसको कब्जा मुक्त कराएं। अगर 9 साल योगी सरकार के होने के बाद भी सपा के लोग अगर कब्जा करके रखे हैं, तो ये क्या माना जाए? सरकार की हार ही मानी जाएगी कि अभी तक 9 साल में इन्होंने सपा के लोगों के जो कब्जेधारी हैं, जो अवैध रूप से उस पर अतिक्रमण कर रखे हैं, उसको हटा नहीं पाए। लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल उठते हैं, तब तमाम दावे करते हैं कि हमने हजारों एकड़ जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया, हमने तमाम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन 9 साल सरकार बीत जाने के बाद भी अगर आपको लगता है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, तो सर ये तो सरकार की नाकामी मानी जाएगी। बिल्कुल, यही वजह है। बिल्कुल, और दीपक जी ये बात तो खुद शाहबुद्दीन जी कह गए, वो तो कह गए कि अभी योगी आदित्यनाथ कई बार अपने मंचों से बोले हैं, उसको लेकर के जो सवाल उठाया जा रहा है वो जी बिल्कुल, क्योंकि शाहबुद्दीन साहब ने यही बात कही कि कई बार अपने मंचों से जो है मुख्यमंत्री साहब ने बोला, तो हमें लगा कि यही समय अच्छा है, इसलिए हमने मुद्दा उठा दिया कि हो सकता है इस बार संज्ञान ले ले। तो वो तो सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठा गए। बिल्कुल, सरकार की कार्यशैली पे सवाल उठेंगे ही, क्योंकि 9 साल सरकार हो गए। आप जो 1 साल बाद 2 कार्यकाल पूरा कर लेंगे, अगर 9 साल में भी आप 5 साल सपा के कार्यकाल के उनके भ्रष्टाचार जो आप कहते हैं, उनके भ्रष्टाचार को आप उजागर नहीं कर पाए,
तो ये आपके फेल्योर है, आपकी सरकार की फेल्योर है। और ये जो चीज़ें हैं ये उस समय लाई जा रही हैं जब चीज़ें कहीं और कुछ और चल रही हैं, और इस मुद्दे को उठा करके वक्फ बोर्ड बना राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के उससे तुलना किया जा रहा है। साबुद्दीन साहब जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उन्होंने भी कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो चोरी है, ये जो भ्रष्टाचार है, राम मंदिर के चंदे से बड़ा भ्रष्टाचार है। तो तुलना क्यों आखिर राम मंदिर से क्यों किया? ये क्या मुद्दे को भटकाने की कोशिश? और अगर 9 साल में सरकार काम नहीं कर पाई, इन आरोपियों को अगर गिरफ्तार नहीं कर पाई, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई, तो ये सरकार का फेल्योर माना जाएगा पूरी तरह से। बिल्कुल। कपीश जी, लास्ट कमेंट 30 सेकंड। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं, और जैसा कि मैंने उनसे पूछा कि आप कब संज्ञानित हुए कि इस तरह का अपराध कमिट हुआ, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई एक्ट ऐसा बना ही नहीं है सिवाय विशेषाधिकार सदन के। प्रथम सूचना रिपोर्ट आप अंकित करा सकते हैं अगर अपराध कमिट किया गया है। और वक्फ भी 2 तरह की होती है और न्यास भी 2 तरह के होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये व्यक्तिगत वक्फ है या सार्वजनिक वक्फ घोषित किया गया है अल्लाह के उसमें, या जो है कोई ट्रस्ट बना है तो वो व्यक्तिगत परिवार वाले ही ट्रस्ट बनाए हुए हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि संयुक्त हिंदू परिवार के अंदर ट्रस्ट बनती है और उसके बड़े लाभ भी मिलते हैं। उसके अलावा एक ट्रस्ट होती है जो सबके लिए होती है। ठीक है। जैसे श्री राम मंदिर पे एक ट्रस्ट बनी थी, वो सार्वजनिक है और बकायदा आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी है और सरकार को सशक्त किया गया था कि सरकार बनाएगी। सरकार ने इसको बकायदा जो है संसद के अंदर बात रखी और उसके बाद इसका गठन किया। तो आप भाग नहीं सकते। अब तो मैं ये तो बार बार पूछ रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में इस तरीके के घोटाले करवाए गए थे तो योगी आदित्यनाथ चुप क्यों है? बिल्कुल। अंदर करें हमें, लेकिन आप आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगाएंगे, आप अंदर कराने के लिए आरोप लगाइए। ठीक आप बकायदा आप कपीश जी, ठीक है, कपीश जी, समय गिरफ्तार कम है। तौकीर साहब, लास्ट 30 सेकंड आपके पास, कंक्लूड कीजिए। जी, देखिए, सरकार है, वह गुजर संज्ञान सरकार को लेना चाहिए जो उन्होंने नहीं लिया। आज जो है मैं इस बात को पहले भी कह चुका, अब भी कह रहा हूँ। देखिए, अगर गवर्नमेंट चाह ले तो कोई चीज कहीं कब्जा किसी कतई नहीं हो सकता। अगर वो संज्ञान ले तो यहाँ पे संज्ञान लिया जाए, इसके अंदर जो है किस पर लिया जा रहा आप जान रहे हैं। तमाम चीजों को वक्फियत है, हिंदू मुसलमान, महंगाई, भ्रष्टाचार। समय कम है। आयुब साहब, लास्ट 30 सेकंड। जी, देखिए, वक्फ बोर्ड में जो है और काम प्रक्रिया चल रही है, बहुत तेजी से काम हो रहा है। ट्रिब्यूनल कोर्ट में भी सारे लोग बैठ गए हैं। वक्फ में बहुत जल्द बोर्ड गठन होगा और जितने भी अवैध कब्जेदार हैं सबका कब्जा खाली करा के उनसे किराया भी वसूला जाएगा, जेल भी भेजा जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। कपीश साहब आपका भी, हाजी अयूब अंसारी साहब आपका भी, तौकीर जी आपका भी और दीपक जी आपका भी शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। लेकिन सवाल वही कि आखिर वक्फ की जमीन का मुद्दा उठाना या वक्फ की जमीन का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर लाना क्या राम मंदिर के दान चोरी मामले की काट है? और जिस तरह से शाहबुद्दीन साहब ने कहा कि लगातार वो तो सरकार को दे रहे थे शिकायतें, पत्र लिख रहे थे, सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी? सरकार के मंत्री दानिश आजाद कह रहे हैं कि सरकार इस पर काम कर रही है तो फिर से मुद्दा क्यों उठ रहा है? अब सवाल तमाम है, आप भी सोचिए, समझिए और विचार कीजिए। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।